दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज टॉपिक हमारा है मोलरता, फार्मलता, मोलता, नॉर्मलता और मोल प्रभाव। तो दोस्तों आज के वीडियो में इन 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं कि मोलरता क्या होता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग हमारा है मोलरता। देखिए मोलरता क्या होता है। मोलरता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मोलरता होता क्या है। किसी विलयन के संगठन को निरूपित करने के लिए यह महत्वपूर्ण इकाई, यानी किसी विलयन के संगठन को बताने के लिए मोलरता एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसे यम द्वारा निरूपित किया जाता है, इसे यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा निम्न प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है। इसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय के पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर, मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा विलयन है, इसका ताप निश्चित, इसमें मान लीजिए एक चीनी और पानी का क्या विलयन है, तो इसके 1 लीटर पानी में चीनी के कितने मोल हैं, 1 लीटर पानी में चीनी के कितने मोल हैं, वही इसकी क्या होगी मोलरता हो जाएगी। मान लीजिए 1 लीटर पानी में चीनी के 30 मोल हैं, तो इसकी मोलरता हो जाएगी 30। तो ये है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन, यानी 1 लीटर विलयन में घुलित विलय के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। एक मोल विलयन यानी कि मोलर विलयन, एक मोलर विलयन उस विलयन को व्यक्त करता है जिसमें प्रति लीटर विलयन का 1 मोल घुलित हो। गणितीय रूप में इसे अगर हम लिखें सूत्र के रूप में तो होगा मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मान लीजिए विलय के मोलों की संख्या 20 है और विलयन का आयतन कितना है लीटर में, मान लीजिए 2 लीटर है, तो इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, मोलरता इसकी 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए मोलरता वास्तव में एक विलयन के सांद्रण को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करती है। यदि किसी विलय में n मोल हैं और विलयन का आयतन कितना है 20 लीटर में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता m बराबर हो जाएगी n बटे v। क्या हो जाएगी m बटे n बाई v। m क्या है मोलरता है, n है विलय के मोलों की संख्या और v है विलयन का क्या आयतन। आगे देखिए यदि W विलय का ग्रामों में द्रव्यमान, V विलय का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में और m विलय का अणुभार ग्राम प्रति मोल में था, m विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर में हो, तो n बराबर क्या होता है W बटे m होता है। तो n बराबर अगर हम मोलों की संख्या निकालें n बराबर, तो ये सूत्र लगेगा। अगर हम आयतन निकालें तो v बराबर v बटे 1000 हो जाएगा। इन मानों को समीकरण 2.4 में रखने पर, यहाँ पे देखिए इन मानों को क्या करेंगे हम, इसके मान को क्या करेंगे 2.4 में इस वाले समीकरण में रखेंगे, 2.4 समीकरण में। तो देखिए जब मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा m बराबर W बटे m बटे v बटे 1000 बराबर W गुणे क्या हमारा हो जाएगा 1000 और बटे में v गुणे m हो जाएगा, क्योंकि तिरछा गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा W बराबर जो सूत्र आ जाएगा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा m इंटू m डैश इंटू v बटे 1000, ये हमारा हो जाएगा इसका सूत्र। आगे देखिए इस इकाई के संदर्भ में प्रयुक्त कुछ सामान्य पदों के 2.5 में उल्लेखित हैं। आप 2.5 देखिए वहाँ पे इसके जो पद हैं सभी दिए गए हैं। तो आपको बस इतना ही मतलब था यहीं से हमें कि मोलरता क्या होता है, इसे कैसे निकालते, तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए आगे फार्मलता। तो देखिए फार्मलता क्या होता है। देखिए इस इकाई का प्रयोग आयनिक यौगिकों के विलयनों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो फार्मलता होता है इसे यप से प्रदर्शित करते हैं और इसका प्रयोग आयनिक यौगिक के विलयन का सांद्रण बताने के लिए किया जाता है। आयनिक यौगिकों में विविक्त अणु नहीं पाए जाते, अतएव इस प्रकार के यौगिकों के लिए अणुभार शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। क्या होता है अणुभार शब्द का महत्व नहीं होता आयनिक यौगिकों के लिए। आयनिक पदार्थों के लिए अणुभार के स्थान पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, अतएव उनके विलयनों के सांद्रण को एक नई इकाई फार्मलता के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।
इसे यप से निरूपित किया जाता है और अग्र प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी, किसकी, फॉर्मलता की। देखिए किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थों के 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। देखिए क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर में विलयन में घुले आयनिक पदार्थ की, जो उसमें घोला गया है पदार्थ, उस पदार्थ के 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या, उसमें ये 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, उस विलयन की उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। आगे देखिए इसे इसका सूत्र किस प्रकार से होगा। देखिए विलयन की फॉर्मलता बराबर विलयन के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में, इस प्रकार से रखेंगे हम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए विलयन की फॉर्मलता विलय के द्रव्यमान ग्राम में तथा विलयन के आयतन सेंटीमीटर क्यूब में के मध्य संबंध क्या होता है। देखिए क्या होता है, W बराबर F इंटू एम डैश इंटू वी बटे 1000 होता है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है। आगे देखिए इसमें क्या है, जहाँ W जो है यहाँ पे देखिए जो W आपको दिख रहा है ये है विलय के मोलों की मात्रा ग्राम में, और V जो है ये विलय का आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में, और यम जो आपको दिख रहा है यम डैश ये है विलय का शुद्ध द्रव्यमान में, तथा यफ जो है ये क्या है, ये विलयन की फॉर्मलता है। यदि 1 लीटर विलयन में विलय का 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान उपस्थित है तो विलयन को फॉर्मल विलयन कहा जाता है और उसकी फॉर्मलता 1 मानी जाती है। यदि 1 लीटर विलयन में विलय का 1 ग्राम शुद्ध उपस्थित हो, विलयन क्या होता है, मान लीजिए पानी 1 लीटर पानी है और इसमें कोई भी विलयन घोलने वाला वो 1 ग्राम उसका शुद्ध द्रव्यमान है, वो 1 ग्राम है, तो विलयन की फॉर्मलता क्या होगी, 1 होगी। किसी विलयन की फॉर्मलता उस ताप पर एक फलन है, उस ताप का फलन है तो ताप में परिवर्तन के साथ क्या होती है, परिवर्तित भी होती है, इस प्रकार से होती है फॉर्मलता। अब देखिए आगे हमारा आ गया मोललता क्या होता है। तो देखिए मोललता क्या होता है, मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे है मोललता, तो मोललता को हम किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए क्या होता है इसकी परिभाषा, विलायक के 1000 ग्राम यानी कि विलायक के 1 लीटर में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए 1 किलोग्राम क्या है, विलयन है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम यहाँ पे क्या है, नमक और चीनी का घोल है। विलयन कितना है, विलायक क्या है, पानी यहाँ पे 1 लीटर है यानी 1 किलोग्राम पानी कितना है, 1 किलोग्राम है। अब हमने इसमें क्या किया, कुछ नमक का घोल डाल दिया, क्या नमक डाल दिया हमने, इसमें नमक डाल दिया हमने, तो इस नमक के मोलों की संख्या 1 लीटर विलायक में दोनों मिल गया। तो अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए विलयन 1 लीटर है, इसमें नमक के कितने मोलों की संख्या है, वो इसकी मोललता होगी, यानी कि 1 किलोग्राम में घुलित 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसका सूत्र होता है मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान लीटर में, सॉरी किलोग्राम में रहेगा, यहाँ पे किलोग्राम में रहेगा, अगर मोलरता होता तो लीटर में रहता। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा स्मॉल एम बराबर एन बटे वी, जहाँ पे देखिए जो आपका एम क्या है, मोललता है, एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और डब्लू जो है ये है विलायक का द्रव्यमान। आगे देखिए जहां W विलायक के द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा N विलय के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। विलय के द्रव्यमान ग्राम में, विलायक के द्रव्यमान ग्राम में तथा विलयन की मोललता के मध्य संबंध क्या होता है। देखिए क्या संबंध होता है W बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू डब्लू बटे 1000। अब देखिए W यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो W है यह है विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और स्मॉल m जो यहाँ पे है ये क्या है, ये मोललता है, और कैपिटल M जो है ये विलय का अणुभार है, और W जो है यह है विलायक का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से होगा सूत्र। आगे देखिए यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ है, जहाँ पे W क्या है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और M जो है विलय का अणुभार है ग्राम प्रति मोल में, W है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो M है विलयन की मोललता मोल प्रति किलोग्राम में। प्रति 1000 ग्राम यानी कि प्रति 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलय का 1 मोल उपस्थित हो
तो विलयन की मोलता 1 होगी। इस प्रकार के विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। देखिए 1 किलोग्राम विलयन में जितने मोलों की संख्या उपस्थित होगी उसे ही उसके मोलता कहते हैं। किसी विलयन की मोलता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान ताप को क्या करता है, ताप परिवर्तन पे अप्रभावी होता है। क्या होती है उसमें, क्या होता है, अप्रभावी से कोई प्रभाव नहीं डालता। अब देखिए आ गया नॉर्मलता। तो देखिए नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए नॉर्मलता क्या होता है। देखिए किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यह भी एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसे एन से निरूपित करते हैं तथा निम्न प्रकार से इसकी परिभाषा है। देखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में, कितने में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है, वही संख्या क्या होती है, नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो देखिए नॉर्मलता विलयन के सांद्रण को ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में व्यक्त करती है। गणितीय रूप में से नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। इस प्रकार से रखेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए यदि W विलय का द्रव्यमान ग्राम में हो और विलयन क्या हो, V क्या है, विलयन का आयतन, और E क्या है, E हो विलय का तुल्यांक भार, और N विलयन की नॉर्मलता हो, तो विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या W बटे E तथा विलयन का आयतन लीटर में V बटे 1000 हो। तब देखिए क्या सूत्र होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सूत्र होगा इस प्रकार से हो जाएगा, W बराबर N इंटू E इंटू V बटे 1000। तब ये सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए एक N विलयन को नॉर्मल विलयन कहा जाता है और इसके 1 लीटर में विलयन का 1 ग्राम तुल्यांक घुलित रहता है। इस इकाई के संदर्भ में प्रयुक्त कुछ सामान्य पदों को सारणी में आपको दिया गया है। आगे देखिए कहने का मतलब है कि 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घुलित होगा तो वहां पे क्या होगा, नॉर्मलता, उसकी जो नॉर्मलता होगी 1 होगी। अब आगे देखिए आ गया मोल प्रभाज। तो देखिए मोल प्रभाज क्या होता है। देखिए इस इकाई का प्रयोग प्रायः द्रव विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे x से निरूपित किया जाता है तथा निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसकी परिभाषा देखिए क्या है, किसका, मोल प्रभाज का। एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक विलयन है, चीनी और पानी घुला हुआ है। इसमें क्या है, चीनी और पानी घुला हुआ है। तो इसमें देखिए पानी हमारा कितना है, मान लीजिए पानी हमारा कितना है, इसमें मान लीजिए कोई पानी से 1-2 लीटर मान लेते हैं पानी। तो हमें यहाँ पे इसके आयतन से मतलब नहीं है, हमें इसके मोल से मतलब है। तो क्या होगा, मोल प्रभाज का मतलब होता है कि इसमें चीनी नमक घोला है, चीनी और पानी घोला है, तो चीनी क्या इसमें घटक है, तो चीनी के मोलों की संख्या हम रखेंगे ऊपर और बटे में रखेंगे कुल मोलों की संख्या, चीनी और पानी दोनों की मोलों की संख्या। तो हमारी चीनी के मोलों की संख्या 4 है, पानी के मोलों की संख्या 6 है, तो 6 ऊपर 4 और बटे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा, ऊपर 2 नीचे 5। इस प्रकार से उदाहरण के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार से इसका होता है। देखिए गणितीय रूप, एक घटक का मोल प्रभाज, देखिए घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जो घटक घोला गया और विलयन में जितने घटक है, जैसे कि विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। आगे देखिए यदि किसी विलयन में घटक A के Na मोल तथा घटक B के Nb मोल उपस्थित हैं, तो A तथा B के मोल प्रभाज XA तथा XB के मान निम्न होंगे। देखिए क्या कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, घटक है XA, यहाँ पे देखिए XA का घटक और ये XB का घटक है, मोल प्रभाज। इसी प्रकार से मोल प्रभाज, जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन है, यहाँ पे देखिए कोई क्या है, ये विलयन है कोई। अब इस विलयन में क्या घोला गया है, यहाँ पे देखिए इस विलयन में एक Na घोला गया है और एक Nb घोला गया है। मान लीजिए कि Na क्या है, पानी है, Ne मान लीजिए पानी है और Nb मान लीजिए कि नमक है, क्या है, नमक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसका जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, देखिए हम करेंगे X से, मान लीजिए हमें A का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं पानी का,
तो करेंगे XA यानी कि मोल प्रभाज A का। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम ऊपर रखेंगे हमारा क्या है पानी का मोल प्रभाज, तो Na हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा दोनों घटक के मोलों की संख्या यानी कि Na और प्लस Nb दोनों के मोलों की संख्या। तो इसको जोड़कर फिर भाग दे देंगे तो हमारा इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सूत्र होता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का कुल योग सदैव 1 होता है। जैसे उपरोक्त विलयन में XA प्लस XB बराबर कितना है 1 है। मोल प्रभाज एक इकाई रहित राशि है, यह ताप पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस टॉपिक का वर्णन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।